गिब्स ऊर्जा परिवर्तन तथा उपयोगी कार्य, ये पढ़ा जाना है। अब हम जानते हैं कि डेल्टा जी जो है, डेल्टा जी मुक्त ऊर्जा परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया के स्वतः प्रवर्तिता की, रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसके स्वतः प्रवर्तिता जो होती है उसकी माप है। तो ये हम जानते हैं। अब आप कहोगे कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, तो प्रथम नियम आपने पढ़ा था, क्या था कि डेल्टा E बराबर Q प्लस W, ये आपने पढ़ा था कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से डेल्टा E बराबर Q प्लस W। अब ये समीकरण 1 है, तो आप लिखोगे कि समीकरण 1 में डेल्टा E क्या है, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। डेल्टा E क्या है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। तो इस तरह से आप कह दिए। अब Q क्या है, तो तंत्र द्वारा अवशोषित ऊष्मा। Q क्या है इसको भी लिख दीजिए। तो Q क्या है, तंत्र द्वारा अवशोषित ऊष्मा। तो ये डेल्टा E क्या है, Q क्या है, प्लस W क्या है, प्लस W क्या है, अब इसको जानेंगे। तो आप जैसा कि पढ़ते रहे हैं, तंत्र पर किया गया कार्य। अब आप लिखोगे कि यदि तंत्र द्वारा कार्य किया जाए, तंत्र द्वारा यदि कार्य किया जाए तो प्लस W के स्थान पर हम क्या प्रयुक्त करेंगे, माइनस W होगा। तो इस बार यदि तंत्र द्वारा कार्य किया जाएगा तो प्लस W के स्थान पर माइनस W हमको लेना होगा। तो वही लिख देते हैं इसको कि डेल्टा E बराबर Q, इस बार प्लस W नहीं रहेगा बल्कि क्या हो जाएगा, माइनस W। अब इसको इधर ले आइए तो Q बराबर हो जाएगा डेल्टा E प्लस W, डेल्टा E प्लस W। अब ये जो हमारा आ गया इसको आप समीकरण 2 कह देंगे। अभी अभी जो आया उसको आप क्या कह रहे हैं, समीकरण 2। अब W जो होता है तंत्र द्वारा जो कार्य होता है, तो यहाँ आप लिख दोगे कि तंत्र द्वारा 2 कार्य किए जाते हैं, एक प्रसार तथा अप्रसार कार्य होता है, अब इन दोनों का योग जो है प्रसार तथा प्रसार कार्य का योग है। तो कुल मिलाकर तंत्र द्वारा जो कार्य है इसको आप ऐसे लिख दोगे कि तंत्र द्वारा कार्य किसका किसका योग है, बताइए, प्रसार तथा अप्रसार कार्य का योग है। तो कुल मिला के अब आप आगे इस तरह से कहेंगे कि W बराबर, इस सूत्र को ही आप आगे बढ़ाइए। तो Q बराबर, ये जैसा दिख रहा है, Q बराबर और डेल्टा E भी लिख दीजिए, और W हमारा 2 तरह का है, W एक्सपेंशन प्रसार कार्य और W नॉन एक्सपेंशन मतलब अप्रसार कार्य। तो इस तरह से लिख दिया गया जो कार्य था। कार्य दो कार्य जो है प्रसार और प्रसार कार्य का योग है, तो हमने लिख दिया जैसा कि दिख रहा है।
अब इसको हम समीकरण 3 कह सकते हैं। इसको हम क्या ले सकते हैं? समीकरण 3। अब प्रसार कार्य को हम आप लिख देंगे, परंतु प्रसार कार्य या W एक्सपेंशन बराबर होता है दाब गुणित आयतन परिवर्तन। यहाँ मान रख दीजिए, तो Q बराबर डेल्टा E, इसकी जगह आप रख दोगे P इंटू डेल्टा V, और ये तो रहेगा W नॉन एक्सपेंशन। तो इस तरह से लिख दिया गया। अब ये प्रश्न ये जो समीकरण आ गया है, इसको आप क्या लिखोगे? समीकरण 4 कहोगे। क्या कहोगे? समीकरण 4। अब ये जो है स्थिर दाब पर एंथैल्पी जो होता है, स्थिर दाब पर जब एंथैल्पी हम जानते हैं, एंथैल्पी, तो हम क्या प्राप्त करते हैं कि डेल्टा H जो है बराबर होता है डेल्टा E प्लस P इंटू डेल्टा P। तो इसकी जगह आप डेल्टा H लिखेंगे हैं। तो कुल मिलाकर समीकरण ये था 5। तो आप ऐसा कहोगे कि समीकरण 4 व 5 से, तो 4 और 5 से यदि मिला दोगे तो Q बराबर इसकी जगह डेल्टा H हो जाएगा प्लस W नॉन एक्सपेंशन। तो ये Q का मान अभी आपके सामने आ गया और ये एक समीकरण आपका 6 होगा। तो इस तरह से लिख दिया गया। अब और आगे बढ़ जाते हैं। स्थिर ताप पर जैसा कि आप देखते रहे हो, कोई भी उत्क्रमणी प्रक्रम जो होता है, तो स्थिर ताप पर उत्क्रमणी प्रक्रम, इसके लिए आप ऐसा कहते हैं कि डेल्टा S बराबर Q रिवर्सिबल बटे T। डेल्टा S Q रिवर्सिबल बटे T। अब इसको हम Q रिवर्सिबल को यदि जाने यहीं से, तो Q रिवर्सिबल बराबर एक गुणा हो जाएगा T इंटू डेल्टा S, इस तरह से आ जाएगा। तो ये हमको एक और समीकरण मिल जाएगा। इसको हम समीकरण क्या कहेंगे? 7 कहेंगे। समीकरण 7 कहलाएगा ये। अब समीकरण 6 और 7 से हम मान को देखें। समीकरण 6 व 7 से, तीन दोनों से यदि हम मान को जानना चाहें तो Q जो है इसकी जगह इसको रख दीजिए, तो T इंटू डेल्टा S हो गया। और बाकी तो रहेगा ही, जो डेल्टा H है W नॉन एक्सपेंशन है, तो डेल्टा H प्लस W नॉन एक्सपेंशन अप्रसार कार्य। तो ये क्या हो गया? समीकरण कौन सा कहलाएगा? ये 8 कहलाएगा। अब इसको इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा डेल्टा H माइनस T इंटू डेल्टा S, इस तरह से रहेगा। और इसको इधर ले आ रहे हैं तो इसलिए W नॉन एक्सपेंशन हो जाएगा। तो ये जो समीकरण हमारा रहेगा वो कौन सा रहेगा? 9वां। अब इसकी जगह पर आप गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण पर पढ़ चुके हो। क्या पढ़े हो कि जबकि आप लिखोगे कि डेल्टा H माइनस T इंटू डेल्टा S बराबर डेल्टा G, ये कब होता है? स्थिर ताप दाब पर। तो ये ऐसा पढ़ा गया था, आपने उसको गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण कहा था। तो ये समीकरण हमारा 10 कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? 10। तो समीकरण 9 था और अभी पढ़ा गया वो समीकरण क्या है? 10। अब आप इन दोनों से आप संयुक्त करोगे समीकरण 9 व 10 से, तो इन दोनों से यदि आप संयुक्त कर देंगे तो ये तो डेल्टा G कहलाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, डेल्टा G बराबर माइनस W नॉन एक्सपेंशन। तो मुक्त ऊर्जा परिवर्तन अप्रसार कार्य के बराबर होता है। तो ये आ गया। इसको आप जो समीकरण अभी आया है कि डेल्टा G बराबर
माइनस डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन, या इसको उल्टा भी कर सकते हो, या माइनस डेल्टा जी बराबर डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन। तो इस तरह से हमको सूत्र मिलेगा कि ये अप्रसार कार्य का मान है मुक्त ऊर्जा के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। तो ये गिब्स ऊर्जा परिवर्तन और उपयोगी कार्य को पढ़ा गया। तो इस तरह से इसको और आगे जानेंगे। ये आ गया है डेल्टा जी बराबर माइनस डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन, या इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो धन में हो जाएगा ऋण, तो ऋण डेल्टा जी बराबर डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन। तो ये अभी हमें सूत्र मिला था कि डेल्टा जी बराबर माइनस डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन, ये सिद्ध करके हमने प्राप्त किया था। इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि माइनस डेल्टा जी बराबर डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन। अब इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, तो अतः हम कह सकते हैं कि स्थिर ताप व दाब पर, स्थिर ताप व दाब पर जो भी कोई भी प्रक्रम हो रहे हैं, होने वाले प्रक्रम के लिए मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन होने वाले प्रक्रम के लिए मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन ये मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन जैसा कि आपको दिख रहे हैं, सभी जो भी निकाय होते हैं किए गए कार्य की जो है निकाय के किए गए जो कार्य हैं, निकाय के किए गए कार्य के अप्रसार जो कार्य हैं, निकाय के किए गए अप्रसार कार्य कहना चाहिए, अप्रसार कार्य, अप्रसार कार्य की माप है। जैसा कि आपने सूत्र सिद्ध किया, तो उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं स्थिर ताप दाब पर होने वाले प्रक्रम के लिए मुक्त ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो निकाय के लिए किए गए प्रसार कार्य की माप है। तो ये कहा गया। अब आप गैल्वानिक सेल की बात कहोगे तो इसी में आपको और बताना है कि जो गैल्वानिक सेल होते हैं उनके लिए भी यदि हम मुक्त ऊर्जा को पढ़ना चाहें तो उनके जो गैल्वानिक सेल होते हैं तो उनमें जो कार्य होता है कार्य वो इस तरह से दाब आयतन जो गुणनफल होगा या P इंटू डेल्टा V, उसका जो मान है वो वहाँ पर गैल्वानिक सेल में कितना होता है, शून्य होता है।
तो गैल्वानिक सेल में कार्य दाब आयतन गुणनफल का मान क्या होता है? शून्य होता है, ये हमको बताना है। अब वहाँ पर जो E का मान रहेगा वो EMF रहेगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वहाँ पर रहेगा। N वहाँ पर क्या रहेगा? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या रहेगी, वहाँ पर N क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या गैल्वानिक सेल में। F क्या रहता है? तो F जो है फैराडे रहता है। F क्या रहता है? फैराडे रहता है। तो ये सब की सहायता से हम यदि जानना चाहें कि किस तरह से कार्य हमको देखने को मिलेगा, तो हम कह सकते हैं विद्युतीय कार्य, विद्युतीय कार्य। तो विद्युतीय कार्य इन सब का गुणनफल होगा N, E और F का। किसका किसका गुणनफल हो जाएगा? N, E और F। ये N था, E था और ये क्या है? F। तो ये सब का गुणनफल हो जाएगा। और ये विद्युतीय कार्य है, इसको हम माइनस डेल्टा G कह सकते हैं। अतः माइनस डेल्टा G बराबर N, E, F। अब इसको इधर यदि रख दें तो ऐसा भी हो सकता है कि डेल्टा G बराबर माइनस N, E, F। तो इस तरह से भी हमको मान देखने को मिलता है। अब मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन को यदि हम जानें, तथा आप ये भी कहोगे कि मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। तो मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन को आप जानते हो कैसा लिखते हैं? डेल्टा G 0। तो मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन को कैसा लिखते हैं? डेल्टा G 0। तो उसके हिसाब से अब इसका मान हमको लिखना पड़ेगा। तो N तो रहेगा, F भी रहेगा और ये क्या हो जाएगा? E0। ठीक है, तो N रहेगा, F रहेगा और ये E0 जो है हमको देखने मिलेगा। तो मानक मुक्त ऊर्जा के लिए भी इस तरह से मान हमको मिलेगा। तो ये है कि किस तरह से हम गिब्स ऊर्जा परिवर्तन और उपयोगी कार्य को जानते हैं। तो यहाँ पर आपने सिद्ध करने से आया ये मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, ये W कार्य है। ये क्या है? नॉन एक्सपेंशन मतलब अप्रसार कार्य। तो मुक्त ऊर्जा परिवर्तन अप्रसार कार्य की माप है, जैसा कि आप यहाँ कह रहे हैं कि स्थिर ताप और दाब पर होने वाले प्रक्रम के लिए मुक्त ऊर्जा परिवर्तन निकाय के लिए किए गए अप्रसार कार्य की क्या होता है? माप होता है। तो ये हमने जाना और इस तरह से सूत्र होता है। अब जैसे गैल्वानिक सेल पढ़े जाते हैं, तो गैल्वानिक सेलों में जो कार्य है वो दाब आयतन गुणनफल का मान क्या रहता है? वहाँ पर शून्य रहता है दाब। ठीक है, तो वहाँ पर E जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, इसको विद्युत वाहक बल कहते हैं। EMF मतलब विद्युत वाहक बल। तो EMF के बराबर होगा N क्या है? वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। N क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। F क्या होता है? वहाँ पर फैराडे होता है, फैराडे, जिसका मान आप जानते हो 96,500। तो इस तरह से तो विद्युतीय कार्य किसके बराबर होगा? विद्युतीय कार्य NEF के बराबर होता है, जैसा कि दिख रहा है। विद्युतीय कार्य NEF के बराबर होगा। तो डेल्टा G के लिए यदि हम जाने तो इस तरह इसको ऋणात्मक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको इस तरह से मान जो है देखने मिलेगा। अब हमने कहा कि मानक मुक्त ऊर्जा को यदि इसके संदर्भ में पढ़ा जाए तो यहाँ पर शून्य, ऐसा मानक मुक्त ऊर्जा के लिए शून्य रहेगा। ऊपर में जैसे दिख रहा है ये मानक को व्यक्त करता है और इस तरह से बाकी वही मान रहेंगे। N, F,
E0, तो इस तरह से। तो ये है गिब्स ऊर्जा परिवर्तन तथा उपयोगी कार्य। तो रासायनिक ऊष्मागतिकी के पाठ में अभी आपने जाना कि गिब्स ऊर्जा परिवर्तन और उपयोगी कार्य को किस तरह से हमने संबंध को सिद्ध किया, और इनके गैल्वानिक सेल के प्रकरण में भी किस तरह से उनके मान होते हैं, इसको हमने सीखा। तो ये है गिब्स ऊर्जा परिवर्तन तथा उपयोगी कार्य। अब इस पाठ में हम आगे पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। तो इस तरह से ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम ये पढ़ा जाना है। अब तृतीय नियम क्या है कि जब जब ताप वृद्धि होता है तो आप ये कहोगे कि ताप बढ़ता है, ताप वृद्धि से किसी शुद्ध पदार्थ की जो एंट्रोपी है, ताप वृद्धि से आप कह रहे हो कि जो शुद्ध पदार्थ की एंट्रोपी है, जब जब ताप वृद्धि होता है तो ताप वृद्धि से शुद्ध पदार्थ की एंट्रोपी में वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। अब मान लो ताप कम होता है, ताप में कमी होती है, तो भी ऐसा होगा। तो ताप में कमी होने पर जो शुद्ध पदार्थ की एंट्रोपी है उसमें कमी होती है, तो एंट्रोपी में कमी होती है। तो इसी को लेकर तृतीय नियम है कि परम शून्य जो ताप होता है, क्या बताइए, परम शून्य। तो परम शून्य ताप पर जो क्रिस्टली पदार्थ होते हैं, परम शून्य ताप पर किसके लिए कहा जा रहा है, शुद्ध क्रिस्टली पदार्थ। तो परम शून्य ताप पर शुद्ध क्रिस्टली पदार्थ शुद्ध क्रिस्टली पदार्थ उनके लिए कहा जा रहा है। तो शुद्ध क्रिस्टली पदार्थ की एंट्रोपी जो होती है, एंट्रोपी शून्य मानी जाती है, शून्य मानी जाती है। तो ये तृतीय नियम होता है कि परम शून्य ताप पर क्रिस्टली पदार्थ की जो एंट्रोपी है वो कितना मानी जाती है, शून्य मानी जाती है। यह नियम जो है तृतीय नियम का जो है तो किसने प्रतिपादित किया था, तो सन 1906 में। तृतीय नियम कब आया था, 1906 में। और वैज्ञानिक आप परिचित हैं, नस्ट जो है इनके द्वारा, नस्ट ने प्रतिपादित किया था। तो इसको भी आपको लिख देना है इस तरह से। और ये तृतीय नियम आपने जाना, और तृतीय नियम को किसने प्रतिपादित किया ये आपने पढ़ा। अब इसके बाद हम सारणी पढ़ेंगे, और सारणी की सहायता से हम ये जानेंगे कि क्या क्या हो सकता है 298 केल्विन ताप पर जो पदार्थ होते हैं, विभिन्न पदार्थ हैं, उनके एक वायुमंडलीय दाब को लेना है। एक एटमॉस्फेयर मतलब एक वायुमंडलीय दाब, ATM मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
इसकी जो है उस पर जो परम एंट्रोपी है उनका मान हम पढ़ेंगे कुछ पदार्थों के लिए। तो ये सारणी अब आपको बनाई जा रही है 298 केल्विन ताप पर परम एंट्रोपी जो है एक वायुमंडलीय दाब पर। तो यहाँ पर हम कुछ पदार्थ लिख देंगे, तो ये हो गए पदार्थ। अब उन पदार्थों के लिए जो है एंट्रोपी का मान हम जानेंगे S0। किसका मान जा रहे हैं? उन पदार्थों के लिए एंट्रोपी का मान, और इसकी इकाई आपको लिखना होगा कि जूल केल्विन ऋण 1 और मोल ऋण 1। तो इस तरह से इसका मान हम जानेंगे। अब पदार्थ आप लिखते जाएंगे, जैसे परिचित हैं हाइड्रोजन, आप सभी जानते हैं हाइड्रोजन से, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ये सब को जैसे जानेंगे। तो यहाँ पर फ्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन के बाद क्या लिखा गया है? फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद आप लिख देंगे क्लोरीन, क्लोरीन के बाद आप लिख देंगे ब्रोमीन। तो इस तरह से आपको विभिन्न पदार्थों के लिए पढ़ना है। हाइड्रोजन आप जानते हैं कैसे अवस्था में रहता है? गैस अवस्था में। फ्लोरीन भी कैसे रहेगा? गैस। क्लोरीन भी गैस। अब आ गया ब्रोमीन, ब्रोमीन लिक्विड द्रव रहेगा। तो इस तरह से लिख दिया गया। अब इनके लिए विभिन्न पदार्थों के मान भी हम जानेंगे कि हाइड्रोजन का मान कितना हो सकता है। तो प्रायोगिक मान इसका 130.6 जूल केल्विन ऋण 1 मोल ऋण 1 जो है प्राप्त होता है। इसी तरह से यदि इसके लिए जाने फ्लोरीन के लिए, तो फ्लोरीन के लिए 203.3 जूल केल्विन ऋण 1 ऐसा प्रायोगिक मान मिलता है परम एंट्रोपी का। क्लोरीन के लिए 223 जो है इतना प्राप्त होता है मान। और ब्रोमीन जो है इसके लिए भी हम मान प्राप्त करेंगे 152.3। तो इस तरह से हमको मान पढ़े गए हैं एंट्रोपी के विभिन्न पदार्थों के लिए। जैसा कि हमने पढ़ा हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन जो कि लिक्विड है, उसके लिए किस तरह से एंट्रोपी का मान होगा ये आपने जाना। तो ये है ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम, यहाँ इस तरह से आपको जानना है। अब तृतीय नियम के उपयोग हम पढ़ेंगे। ऊष्मागतिकी का जो तृतीय नियम है उसके उपयोग। तो यहाँ पर लिख देंगे ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम के अनुप्रयोग, मतलब वो उपयोग कहाँ काम आता है उसको हमको जानना है। तृतीय नियम के उपयोग। तो ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम का उपयोग हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लिखोगे कि हम जानते हैं, जैसा कि आप देखते रहे हैं कि T ताप की एंट्रोपी को ऐसा लिखेंगे, शून्य ताप की एंट्रोपी को ऐसा लिखेंगे, शून्य से लेकर T तक इस तरह से यदि समाकलन है तो इसको हम Cp डेल्टा T बटे T। स्थिर दाब की ऊष्मा है, ये ताप परिवर्तन है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लिख दिए। अब आप लिखोगे कि यदि S0 जो है, यदि S0 परम शून्य ताप की एंट्रोपी है, परम शून्य ताप की एंट्रोपी है, तो S0 जो है क्या है? परम शून्य ताप की एंट्रोपी है। तो
ये एस जीरो का जो मान है वो कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। एस जीरो का मान यहाँ पर कितना होगा, शून्य। तो यही भर बचेगा, लिख दोगे तो एस टी बराबर 0 से टी सी पी डेल्टा टी बटे टी। इस तरह से आपका समीकरण हो जाएगा। अब इसको और अधिक आप ठीक करके लिख सकते हैं। पुनः रहेगा इस तरह से 0 से लेकर टी तक, ये आप समाकलन चिन्ह लिख रहे हैं। अब इसमें सी पी को इधर आपको ला लेना है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा सी पी। तो सी पी 0 से लेकर टी तक आपको, अब यहाँ पर इसका मान ऐसे हो जाएगा 1/t, और इसमें जो बच गया है डेल्टा टी उसका गुणा कर दीजिए। तो इस तरह से डेल्टा टी लिखा गया। अब इसको और अधिक हम ठीक करें तो ये नेचुरल लॉग और यहाँ पर हो जाएगा टी। अब इसको हम यस बराबर हम कह सकते हैं कि हमारे पास आ गया है, गुणा कर दीजिए 2.303 और सी पी रहेगा नेचुरल लॉग की जगह लॉग टी। तो इस तरह से यहाँ पर ये रहेगा यस बराबर 2.303 सी पी लॉग टी। तो इतना जो है हमको तृतीय नियम का उपयोग जो है देखने मिलेगा। तो ऊष्मागतिकी का हमने पहले तृतीय नियम पढ़ा और अभी अभी हम क्या पढ़े, ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम का उपयोग पढ़े। अब इसके और आगे हम पढ़ते हैं कि कोई अभिक्रिया रहेगी, उसका हम उदाहरण किस तरह से, कोई उदाहरण को लेकर हम जानेंगे। तो एक उदाहरण हम पढ़ने जा रहे हैं कि आपको अभिक्रिया यदि रहती है, अब अभिक्रिया में जैसे आप हाइड्रोजन ले लेते हैं, ये भी कैसे रहेगा, गैस अवस्था में रहता है। ऑक्सीजन ले लेते हैं, ये भी कैसा रहेगा, गैस अवस्था में रहेगा। इन दोनों की सहायता से आप मान लो जल बना रहे हो, तो ये जल बन गया, ये लिक्विड है, लिक्विड मतलब द्रव है। तो इसके लिए आप पढ़ रहे हो, तो इसके लिए एंट्रोपी की गणना करना है आपको, एंट्रोपी की गणना कीजिए। अब इसमें मान भी आपको दिए गए रहेंगे, तो मान जैसे S0 रहेगा आपको जल के लिए दिया गया रहेगा जब भी प्रश्न आपको मिलेगा, और उसमें उसका मान आपको 70 जैसे दिया गया है। हाइड्रोजन के लिए भी S0 दिया रहेगा, हाइड्रोजन जो प्रश्न में प्रयुक्त हो रहा है उसके लिए भी आपको दिया रहेगा, जैसे 130.6 होता है, तो उसका मान भी आप को मिलेगा। ऑक्सीजन का भी रहेगा आपको, जैसे दिया रहेगा, तो S0 जो है ऑक्सीजन के लिए, और ये जो है 205 होता है। तो इतना आपको मान जो है दिया रहेगा। अब इसकी सहायता से आप हल करोगे तो किस तरह से रहेगा, तो डेल्टा S0 ये आपको निकालना है। अब इसमें समेसन समस्त योग आप ऐसे लिखते हो जैसा कि S0 आपका रहेगा ही, समेसन के बाद आप यहाँ पर S0 प्रोडक्ट का पहले लिख दोगे यहाँ पर, तो इस तरह से प्रोडक्ट्स का उत्पाद का लिखोगे, और समेसन यहाँ पर S0 जो रहेगा वो रिएक्टेंट का रहेगा, तो रिएक्टेंट्स जो है यहाँ लिख दिए जाएंगे। तो इस तरह से आपका सूत्र हो गया। अब यहाँ पर मान लिख दोगे, समस्त योग जो है, तो 2 बार है आपका जल, तो 2 लिख दिया हमने, और यहाँ पर जल का ही है ऐसे लिख दिया गया। अब इसके बाद और आगे आप बढ़ोगे तो हाइड्रोजन का भी आपको लिखना होगा, तो यहाँ पर ऋण तो है ही है आपका चिन्ह जैसा कि आप देख रहे हैं, और यहाँ पर
हाइड्रोजन भी 2 बार है तो इसलिए 2 यहाँ पर भी आप लिखोगे, और ये हाइड्रोजन आपका रहेगा, प्लस ऑक्सीजन का भी आपको लिखना है तो ऑक्सीजन तो 1 ही बार है तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी रहेगा। तो इस तरह से आपका जो मान है ये रहेगा। अब यस का मान आपको प्रश्न में कितना दिया है 70, तो उसको लिख दिए यहाँ पर, और ऋण तो रहेगा यहाँ पर। और आगे बढ़ जाते हैं तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हो कोष्टक में 2 S0 हाइड्रोजन के लिए आपको कितना दिया है तो लिख दीजिए 130.6, प्रश्न में दिख रहा है ना, इसको लिख दिया गया। धन आगे ऑक्सीजन का भी लिखना है तो ऑक्सीजन का 205.1 जैसा कि दिया गया है उसको आप लिख दोगे। अब 205.1 ही दिया था ना, इसको लिख दिया गया। आप सभी को गुणा करेंगे तो ऋण में ही मान आपको प्राप्त होना है, तो सभी को गुणा करें तो इस तरह से इतना मान लगभग आपको मिलेगा, और उसकी इकाई सहित लिखना होगा कि किस तरह से इकाई होती है, तो जूल केल्विन ऋण 1। तो ये आपका आंसर होगा। और इस तरह से आपने पढ़ा कि कोई अभिक्रिया है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जल बन रहा है, तो उसके लिए एंट्रोपी सब दी गई है, तो उसकी सहायता से हम कैसे गणना करेंगे। तो आपने देखा कि इस तरह से ऋण 326.6 जो है ये आपको मिला, और यहाँ पर हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन का लिया है, और यहाँ पर हमने किसका लिया है, जल का कितना दिया गया था 70। अब ऊष्मागतिकी के पाठ में पढ़ा जाना है प्रकृति में, जैसा कि आप कहते हो प्रथम नियम है कि यदि प्रकृति में ऊर्जा संरक्षित है, प्रकृति में ऊर्जा क्या है, संरक्षित है, तो ऊर्जा संकट क्यों है हमारे सामने, इसको हमको पढ़ना है। तो ऊर्जा संकट क्यों, तो ये प्रश्नवाचक है कि ऐसा क्यों है। तो आप इसमें इस चीज़ को पढ़ेंगे तो आप लिखोगे कि भाई प्रथम नियम में जैसा आप कहते हो, प्रथम नियम क्या कहता है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न, ऊर्जा जो है न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही क्या की जा सकती है, नष्ट की जा सकती है। तो ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है, तो आप कहोगे कि ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है न ही नष्ट की जा सकती है। ये प्रथम नियम हमारा कहता है। अपितु आप देखते रहे हो कि उसके एक रूप को हम क्या कर सकते हैं, दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अपितु एक रूप को हम क्या कर सकते हैं, दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं। तो ये हम कहते हैं प्रथम नियम में। तो ये जैसा कि आप जाने इस पाठ में और पहले भी, ऊष्मा न तो उत्पन्न की होती है न ही नष्ट की जा सकती है, एक रूप को उसको दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। द्वितीय नियम भी होता है, वो उसके दिशा को बताता है। तो आप इसमें ये भी कहोगे, उल्लेख करोगे कि इसी प्रकार द्वितीय नियम जो हमको बताता है, हम इस पाठ में पढ़े हैं, तो द्वितीय नियम क्या बताता है, परिवर्तन की दिशा बताता है, परिवर्तन की दिशा को व्यक्त करता है। तो द्वितीय नियम जैसा कि आप इस पाठ में पढ़े हैं, तो द्वितीय नियम जो है परिवर्तन की दिशा क्या होगी इस बात को प्रदर्शित करता है, निर्धारण करता है। किंतु आवश्यक जो
सभी ऊर्जा है वो समस्त ऊर्जा का उपयोग हो, हैं ऐसा समस्त ऊर्जा जो है उपयोग हो। तो इस तरह से यदि हम सोचें विचार करें तो हम पाएंगे कि अनेक प्रक्रमों में जो है, अनेक प्रक्रमों में आप ये देखोगे जितने भी प्रक्रम चलते हैं तो आप ये कहोगे कि अनेक प्रक्रम में एक ही दिशा में जो है आप एक ही दिशा में होते हैं सभी भी प्रक्रम। तो अनेक प्रक्रम जो है एक ही दिशा में संपन्न होते हैं। तो संपन्न होने पर हमको एक खास बात देखने मिलेगी कि इंजन की जो दक्षता है वो 100% नहीं रह जाती है। तो एक ही दिशा में यदि संपन्न हो रहे हैं तो इंजन की जो दक्षता है वो कितनी नहीं रह जाती, 100% नहीं होती है। अब इसको यदि हम सूत्र के रूप में यदि हम व्यक्त करें तो इसी को कह सकते हैं कि इंजन की जो दक्षता है, तो दक्षता के बराबर यदि हम लिखना चाहें तो इंजन पर किया गया कार्य, तो इंजन की अब हम क्या निकाल रहे हैं, दक्षता। तो एक इंजन की दक्षता ज्ञात करने के लिए हमको जानना होगा कि इंजन कितना कार्य कर रहा है। तो इंजन द्वारा किया गया कार्य और इंजन को दी गई ऊष्मा, इंजन को दी गई ऊर्जा, तो जो भी रहेगी ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, इसको ऐसा भी कह सकते हैं। तो इसका जो मान है वो हमेशा जो है एक से जो है कम होता है, एक अधिक होगा, ठीक है। तो एक से कम होता है। तो ऊर्जा का यह भाग जो आप देख रहे हो, तो ऊर्जा का जो भाग है जैसा कि आपके सामने अब आ रहा है, तो निकाय की एंट्रोपी बढ़ने में खर्च हो जाता है। तो ऊर्जा का यह भाग आप कहोगे जो आपको नहीं दिख रहा है, तो यह भाग कहाँ चला गया भाई, तो एंट्रोपी की वृद्धि में खर्च हो रहा है। एंट्रोपी की वृद्धि में क्या हो रहा है, खर्च होता है। तो यही आज जब हम इस पाठ में एंट्रोपी पढ़ रहे थे, तो प्रकृति में जो आप कहोगे तो प्रकृति में ऊर्जा जो है संरक्षित है। प्रकृति में ऊर्जा जो है वो क्या होती है, संरक्षित है। और फिर भी जो है विश्व जो होता है, तो विश्व में आप देखोगे कि ऊर्जा का संकट है। विश्व में आज आप क्या पाते हो कि ऊर्जा का क्या है, संकट है। तो इस तरह से जो रासायनिक ऊष्मागतिकी पाठ पढ़ा जा रहा है, तो उसमें हम अंत में पढ़ रहे हैं कि यदि प्रकृति में ऊर्जा संरक्षित है तो ऊर्जा संकट क्यों है। तो आपने प्रथम नियम के आधार पर देखा कि ऊर्जा ना ही उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट। फिर आपने द्वितीय नियम दिशा को परिभाषित करता है, निर्धारण करता है, उसको पढ़ा। तो अनेक प्रक्रम एक ही दिशा में संपन्न होते हैं। तो किसी इंजन की दक्षता को यदि हम जाने तो इस तरह एक से क्या होती है, कम होती है, जैसा कि आप देख रहे हो। तो ऊर्जा का यह भाग एंट्रोपी की वृद्धि में खर्च होता है, हाँ? तो जो आपको नहीं दिख रहा, तो प्रकृति में ऊर्जा एक बात तो है कि संरक्षित है, और लेकिन विश्व में जो ऊर्जा है, किंतु विश्व में जो ऊर्जा का वो संकट है। तो आप सभी ने रासायनिक ऊष्मागतिकी पाठ में अभी ये पढ़ा, प्रकृति में ऊर्जा संरक्षित है तो ऊर्जा संकट क्यों। और रासायनिक ऊष्मागतिकी पाठ को हम सभी ने पढ़ा, आप सभी ने जाना किस तरह से। तो प्रकृति में ऊर्जा संरक्षित है, ऊर्जा संकट क्यों है, अंत में आपको बताया गया और आप सभी ने जाना, आपने पढ़ा। धन्यवाद।